ओनली आईएएस का जो मंथली मॉड्यूल्स है सब्जेक्ट वाइज और उसके जो हैंडआउट्स हैं और जो उसके 45-50 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल थे आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हमारे साथ अवनीश त्रिपाठी हैं जो कि हाँ ओनली आईएएस के कम्युनिटी मेंबर हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 661 सिक्योर किया है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं, यूपी पीसीएस 2020 में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि ये एज अ डेप्यूटी कलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले अवनीश त्रिपाठी, आपको बहुत बहुत बधाई ओनली आईएएस टीम की तरफ से। थैंक यू। ओके अवनीश, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जो आपकी जर्नी रही है, जो आपने मुझे बताया, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग है वो मेरे लिए। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, आपका प्रीलिम्स नहीं निकला। सेकंड आपने दिया, प्रीलिम्स निकला पर मेंस नहीं निकला। देन आपने उसके बाद 3 अटेम्प्ट दिए जिसमें आप इंटरव्यू तक पहुँचे और तीसरे अटेम्प्ट में जाके आपने क्लियर किया। तो इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन आए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट हुई होंगी और काफ़ी स्ट्रेस आया होगा। एक टाइम पे आपको ये भी लगा होगा कि छोड़ देते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं निकल रहा है। तो उसको आपने कैसे डील किया? अप्स एंड डाउन्स तो काफ़ी थे। 7 इयर्स लॉन्ग जर्नी है। बट मेरा कन्विक्शन इसमें था कि भाई ये यही एक चीज़ है जिसमें मैं अपना खुश रह सकता हूँ या अपने मैं 100% दे सकता हूँ, जो मेरे टेम्परामेंट से मैच करती है। तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। डिजेक्शन फील होता था, फ्रस्ट्रेशन फील होता था, एट टाइम्स ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, जब कभी आपका लगातार रिजेक्शंस हो रहे हैं। बट कभी छोड़ने का मन नहीं किया। ये लगा कि चलो ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो ज़्यादातर मेरा फोकस इम्प्रूवमेंट पे ही रहता था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे रहता था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ रह जा रही है। ओके सो जैसा कि आपने बताया कि आपका सिलेक्शन यूपी पीसीएस में भी हुआ है और एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, और जो बहुत अच्छी बात है। बट जनरली बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होती है और हमारे पास भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या हम यूपी पीसीएस और यूपीएससी साथ में पैरेलली लेके चल सकते हैं? तो क्या आपने दोनों को पैरेलली लेके चला कि आपने ये टारगेट किया कि चलो पहले यूपी पीसीएस क्लियर करते हैं, सिक्योर करते हैं, देन हम यूपीएससी में आते हैं? एक्चुअली मैंने यूपी पीसीएस को देना शुरू 2018 से किया है। उसके पहले मैं ज़्यादातर यूपीएससी पे ही फोकस करता था। इसके दो कारण थे। पहला तो ये था कि उसका पैटर्न डिफरेंट था 2018 से पहले यूपी पीसीएस का। तो थोड़ा मुश्किल था उन दोनों को पैरेलल लेके चलना। एंड सेकेंडली 2018 तक मैंने कभी सोचा कि 2-3 अटैम्प्ट्स जो हैं पहले यूपीएससी पे सीरियसली दे लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर यूपी पीसीएस तरफ मूव करते हैं। और रही बात आज की डेट की, तो आज की डेट में काफ़ी सिंपल है कि भाई दोनों को पैरेलल आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों के पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और दोनों की इनफैक्ट जो शेड्यूल है, प्री का और मेंस का, इंटरव्यू का, तीनों जो पेजेस हैं उसमें आपस में काफ़ी वो है, आपकी सिमिलैरिटी है शेड्यूल में। तो आज की डेट में क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन टेक बोथ ऑफ देम पैरेलली। ओके सो अवनीश, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपका यूपी पीसीएस में एक बार हो चुका था एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर, और साथ में आपका सीएपीएफ में भी हुआ था। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि एक्साइज वाली जॉब छोड़ के मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए और सीएपीएफ वाली छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि ये एक रिस्क होता है कि हम एक जगह सिक्योर हो गए हैं तो साथ में क्यों ना हम पढ़ें, हम छोड़ें ना उसको। डेफिनेटली डिसीजन तो बहुत टफ था। एक्चुअली मैंने एक्साइज की जॉब छोड़ी नहीं, उसकी ज्वाइनिंग से पहले ही मेरा एसडीएम में सिलेक्शन हो गया था। तो उसको छोड़ने वाला वो मेरे ऊपर नहीं आया बर्डन कि ये रिस्क ले सकूं। बट सीएपीएफ वाला एक रिस्क तो डेफिनेटली बहुत बड़ा था। और मुझे अभी भी याद है कि वो तो 2018 के 5-6 महीने थे जिसमें मुझे ये डिसीजन लेना था कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं, क्या करूं। और इवन इनफैक्ट छोड़ने के बाद भी मुझे ये लगता था बीच में कि वापस चला जाऊं क्या। वो काफ़ी टफ था। बट ऐसा ही सेट की कन्विक्शन था मेरा कि मुझे लगता था कि यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसमें मुझे जाना है, जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, जिसमें मैं खुश रह सकता हूँ। तो कन्विक्शन कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ मोटिवेट किया। और इसके अलावा मेरी फैमिली, उसका काफ़ी सपोर्ट था। उसके बिना तो ऑफ कोर्स कुछ हो नहीं सकता। तो उनको तो मतलब अगर एक तरीके से मैं थैंक्स कहूँ तो वो उनके काम को बिलिटिल करना है, उनके कंट्रीब्यूशंस को। तो उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट हाँ उनके अलावा मेरे फ्रेंड्स, जो एक मेरा फ्रेंड सर्किल है, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस डिसीजन को लेने में और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में। सो एक क्वेश्चन हमेशा उठता है और लोगों को लगता है कि मेरे साथ जो स्ट्रगल है वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और हर किसी के लाइफ में मेरा मानना है कि स्ट्रगल होता है, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो हेल्थ का हो। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल था जिसको आपने फेस किया और उससे डील करते हुए आप आगे बढ़े? आई कांट एग्री मोर। जो आपने कहा कि सबको अपना स्ट्रगल बड़ा लगता है, तो वो बात तो सही है। बट मेरा ये मानना है कि हर आदमी इवॉल्व होता है। उस आप जो पहली बार वो कुछ डिफ़िकल्ट कंडीशन फेस करता है तो उसको लगता है बाप ये क्या, ये कैसे होगा। बट ग्रेजुअली आदमी अपने आप को इवॉल्व करता रहता है। फिर उसको लगता है कि अपने पुराने स्ट्रगल्स, चलो ठीक है, मतलब
ठीक था, मैनेजेबल था, मैं फालतू में इतना परेशान हो रहा था। तो ये बात तो सही है। और बट जब जैसे 2018 में मैंने बताया कि CFF में जब छोड़ा, तो जिस बात स्ट्रगल की बात आप कर रहे हैं, वो स्ट्रगल तब से शुरू हुआ मेरा, मतलब 2018 के बाद से लेके जब तक SDM का रिजल्ट नहीं आ गया था। दैट वॉज क्वाइट अ टफ टाइम फॉर मी। जब मैं 18 में छोड़ के आया तो आई वॉज फाइनेंशियली ब्रोकन, आई वॉज मेंटली ब्रोकन, एंड बीइंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पास मतलब ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि मैं बहुत दिन तक सस्टेन कर सकूं। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने एक सॉर्ट ऑफ पूल फंडिंग की मेरे लिए, और उनका कंट्रीब्यूशन था कि मैं यहाँ तक मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाया। एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली, जो कि मुझे जितना हो सकता था उतना सपोर्ट किया उसने। एंड इसके बाद लास्ट ईयर थोड़ा सा 7-8 महीने मेरे लिए थोड़े से बुरे रहे थे, जिसमें मुझे मेरे फादर की हार्ट सर्जरी हुई, उनको कुछ अटैक्स आए। उसके बाद फिर मेरी मम्मी मेरी बहन दोनों बेड रिडन हो गई, उनको कुछ न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई। तो इन सब के दौरान जो मैंने मेंस दिया यूपी का, UPSC का, वो मुझे लगता है कि वो मेरा स्ट्रगल का पीक था। मतलब क्योंकि मैं इन्वेंट जब एग्ज़ाम्स में मैं बैठता था, एग्ज़ाम देता था, तो मेरा आधा दिमाग वहीं लगा रहता था कि आखिर होगा क्या। मतलब घर में जब मैं जाता था, मैंने मेंस लखनऊ से लिखा, तो जब मैं घर जाता था वापस मेंस देने के बाद, तो मुझे मतलब ऐसा माहौल लगता था, मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बट हो जाता, टाइम बुरे टाइम भी कट जाते हैं। बस आदमी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और कन्विक्शन मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि हेल्थ इशू था घर में, फादर के साथ, फिर मदर और बहन के साथ भी कुछ ना कुछ रहा, और ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा इन्वायरमेंट रहता है तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, चिंता लगी रहती है। और साथ ही साथ मैं आपको देख रहा हूँ कि आप काफ़ी फिट भी लग रहे हैं, तो क्या जो स्ट्रेस है, और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप काफ़ी फिट लग रहे हैं, तो क्या आप आपका योगा कुछ रहा है या मेडिटेशन कुछ रहा है जो आपकी हेल्प किया इस जर्नी में, इस स्ट्रेस से निकलने के लिए या कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए? एक्चुअली योगा तो मैं नहीं करता हूँ, बट हाँ मेरा एक रनिंग का मैं रेगुलर पैब रहता है कि मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स रन करता हूँ 3 to 4 टाइम्स अ वीक। तो इसके नाते थोड़ा सा मेरा, हाँ जो आप फिजिकल फिटनेस की बात कह रहे हैं वो है। इसके अलावा जो स्ट्रेस बस्टर की तरह मेरी जो एक्ट किया वो था मेरी स्पिरिचुअलिटी। मैं थोड़ा भगवान में भरोसा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो उसने मुझे जो है ये इट हेल्प मी सेल थ्रू द टफ पीरियड। ओके, सो एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है, और वो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी आए हमारे पास कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कब उसकी प्रिपरेशन रोक देनी चाहिए। जैसे कि प्रीलिम्स आने वाला है तो उसके कितने महीने पहले हमें रोक देना चाहिए, और कब से स्टार्ट करनी चाहिए सो डैट कि हमारा टाइम पे सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एंड कितने अटेम्प्ट्स आपके हो चुके हैं, या आपका आप में प्री में आप कितने कंफर्टेबल हो। जैसे कि अगर आप पहला प्री दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, 3.5, इवन 4 मंथ्स आपको कम से कम कंट्रीब्यूट डेडिकेट करने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा डाइसी होता है, थोड़ा एकदम डिफरेंट नेचर होता है, आपको बहुत बहुत मगअप करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट है, इवन थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट है, तो आप 1.5-2 महीना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए प्री के लिए। लेकिन अब उस 1.5-2 महीने में आप सिर्फ प्री पढ़ें, उसके अलावा कुछ और ना करें। और रही बात आपकी ऑप्शनल की या मेंस की प्रिपरेशन की, तो वही आपकी, अगर आप मेंस दिए हैं इस साल, तो मेंस के बीच में और प्री के बीच में ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स का गैप होता है। तो आपको उस दौरान जो है 2-3 महीने उस थोड़ा सा मेंस को दे लेना चाहिए, जहां आपको आप इंट्रोस्पेक्ट करके थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ मेरी कमी थी, या इस GS में मैंने इतना अच्छा नहीं कर पाया, इस सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके उस सब्जेक्ट्स को पिक आउट करना चाहिए, और उस दौरान जो है उस पर वर्क करना चाहिए, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते। इवन मैं भी नहीं करता हूँ मोस्टली। लास्ट के अटेम्प्ट्स मैंने शुरू किया ये काम। ओके, सो फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स ने ही क्वेश्चन भेजे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम पूछ रहे हैं। सो होता क्या है, जो हमारे मतलब ओनली एज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक प्लान बना के उनको दिया है कि आपको डेली ये टारगेट आपको फुलफिल करना है। बट इशू ये आता है, हमेशा बच्चे कहते हैं सर हम ये टारगेट अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, और बिना, मुझे लगता है बिना प्लान पे चले हम सिलेबस कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। तो आई होप आपने भी कुछ प्लान बनाए होंगे, टारगेट बनाए होंगे। तो क्या आपके साथ भी होता था कि आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते थे? अगर नहीं कर पाते तो आप कैसे उसको टैकल करते थे? देखिए, टारगेट सेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मतलब ये इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट्स में भी है कि भाई आप क्या ऑप्टिमम टारगेट रखें जो कि पूरा हो सके। और मुझे लगता था कि हाँ, डे टू डे टारगेट्स तो नहीं पूरे हो पाते हैं। आदमी इतना मान के चलता है भाई आज इतना मैं ख़त्म कर दूंगा, बट उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि थोड़ा सा आदमी अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है। तो ठीक है, बट टारगेट्स इतने सेट होने चाहिए कि हाँ भाई वो आपको इंस्पायर करते रहें, भाई आपको अंदर से एजाइल बनाए रखें कि भाई नहीं इस बार नहीं हुआ, कल कंप्लीट करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोसेस कि भाई आप अपनी अपनी कैपेसिटी देखिए,
अपना टेम्परामेंट देखिए भाई कि आप किस सब्जेक्ट को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आप कितने कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट करना चाहिए। और ये काफ़ी पर्सनल होता है, मतलब इसमें कोई आप एक जनरल ओपिनियन या सजेशंस नहीं दे सकते हैं। ओके। और इसमें अगर हम यूपीएससी में बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहता है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना? क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर ये भी कन्फ्यूज़न है कि क्या हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स में आ जाएं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, या हमें पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? नहीं, आई बिलीव कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स या बुक्स हैं वो एक पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वो आपका बेस क्रिएट करता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आप फर्दर अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपका बेस ही नहीं क्लियर है तो फिर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आपकी सॉलिड नहीं रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट इवन आज मैं प्री के पहले या मेंस के पहले मैं एनसीईआरटी तो 100% पढ़ता ही पढ़ता हूँ, भले मेरी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो आज की डेट में मार्केट में चल रही हैं, स्पेक्ट्रम में लक्ष्मीकांत, वो छूट जाएँ। जैसे कि अभी एनसीईआरटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो आपने बोला कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बेस क्लियर करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और फर्दर नॉलेज के लिए हमें एक अपना एडवांस लेवल में प्री प्लस मेंस को लेके साथ चलना चाहिए। देन कोर की अगर बात करें तो उसमें आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए हमें। तो आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या अप्रोच रखी? देखिए, आंसर राइटिंग का तो काफ़ी, उसका भी मैंने कहा कि काफ़ी पर्सनलाइज्ड अपना होता है हर आदमी का। आंसर राइटिंग की कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि कुछ लोगों में अपने आप नेचुरल होता है, जो यूपीएससी डिमांड करता है, और कुछ लोगों को वो डेवलप करना पड़ता है ओवर द टाइम थ्रू एनालिसिस एंड इंट्रोस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। तो मेरा ये था कि मैं पीयर रिव्यू कराता था जनरली, और जो मेरे टीचर्स थे जिनसे मैं टच में रहता था उनसे मैं रिव्यू कराता रहता था अपने आंसर्स को। और मैं ये देखता था कि बेसिकली जो हर आदमी हर सेक्शन से जो सजेशंस आ रहे हैं, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने रिव्यू किया, कुछ टीचर्स ने रिव्यू किया, खुद कुछ मैंने जो है मॉडल आंसर्स को देख के मैंने रिव्यू किया, बाद में इसको मैंने एनालाइज किया, तो उन सबका जो एक कॉमन क्रक्स है वो क्या आ रहा है। तो उसमें 4-5 चीज़ें थी जो मैंने ओवर द टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश की। जैसे कि एक तो इंट्रोडक्शन है कि भाई एक इंट्रोडक्शन आपका शॉर्ट, क्रिस्प और एकदम रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरा, आपका एक इनफ नॉलेज होनी चाहिए भाई, उसमें एकदम शैलो ना लगे। कुछ रेलिवेंट करंट डेटा एट्सेट्रा होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, हर क्वेश्चन की कोई स्पेसिफिक डिमांड होती है, और क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे होते हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है आपको कि एग्जैक्टली आपको ग्रैस्प करना कि डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन। और अगर आपने डिमांड एग्जैक्टली ग्रैस्प कर ली कि हर क्वेश्चन की 4-5 डिमांड्स या 3 डिमांड्स होती हैं, उनको अगर आपने क्या नाम है ग्रैस्प कर लिया, तो आप अगर आपका कंटेंट थोड़ा वीक भी है तो भी आप मोर देन एवरेज मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे। तो जनरली मेरा ये फोकस रहता था कि मैं क्वेश्चन की डिमांड को समझ सकूं और उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। ओके, सो जैसे कि आपने बात की कि आंसर्स में डेटा होना ज़रूरी है, एक रेलेवेंसी होना ज़रूरी है। सो इसके लिए आपने क्या कुछ अलग से नोट्स बनाए थे स्टैटिक प्लस करंट को करके, सो डैट कि एक कंपाइल करके आप उसको एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज़ कर सकें मेंस में? और उसको अगर आपने बनाया तो इसमें भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत एक बड़ा टास्क होता है, डेली उसके नोट्स बनाना। नोट्स तो खैर बनाए थे, बट उसमें ये है कि आपको नोट्स से ज़्यादा एक आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेटा ज़रूरी होता है, बट डेटा मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा डेटा डाल दो। क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट में ऐसा किया था, मैंने बहुत ज़्यादा डेटा पे फोकस कर दिया था, मैंने हर चीज़ में डेटा डाल रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने ज़बरदस्ती उसको मगअप करके उसको ज़बरदस्ती उसमें फिट किया है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, आपका आंसर नेचुरल होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी कि आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी से डेवलप होती है, प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग जो आज की डेट में कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जा रही है, क्योंकि मार्केट में इतना मटेरियल है। तो हमको वो आप न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक तो आपकी लैंग्वेज में ग्रिप आती है, दूसरा आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होती है। और इसके अलावा जो आपके सब टॉपिक्स होते हैं उस पर आप थोड़ा बहुत आप इधर उधर से नोट्स अपना कलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा आप रेलिवेंस कर लीजिए उसका बैकग्राउंड कि भाई किस बैकग्राउंड में ये चीज़ें डेवलप हुई। जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो इसका हिस्ट्री क्या रही है, एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि हाँ ये इस कंटेक्स्ट में पीडीएस जो है वो डेवलप हुआ था, यहाँ फिर इसको इस तरीके से एक्सपेंड किया गया था, फिर आज की डेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ने उसको फर्दर एक नया रूप दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको मोटा मोटा याद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर आपका क्वेश्चन विल बी गुड।
ओके, सो कहीं ना कहीं आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और उससे भी कुछ उठाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे। बट अगर सिर्फ बात प्रीलिम्स की करंट अफेयर की आती है तो उसको लेके भी आप डेली नोट्स वगैरह बनाते थे, और अगर बनाते थे तो कैसे आप उसमें बाइफरकेट करते थे कि क्या चीज़ मुझे उठानी है, इसमें से क्या चीज़ मुझे छोड़नी है? अब प्रीलिम्स के लिए मैंने एज सच करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा ऐसा होता है कि आपका 2020 वाला गेम होता है, तो उसके लिए जो मार्केट में मटेरियल्स है मैं उसी पे रिलाई करता था। स्पेशली आपको जो ओनली आईएएस का जो मंथली मॉड्यूल्स है सब्जेक्ट वाइज, और उसके जो हैंडआउट्स हैं और जो उसके 45-50 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल थे आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आज की डेट में जो स्पेशली जो यूपीएससी में करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपके फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं। तो एक ओनली एस का सोर्स था, और एक सोर्स कोई और मैं जो मार्केट में है उसको मैं फॉलो कर लेता था। स्पेशली उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए। ओके, सो अवनीश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके सक्सेस के पीछे, आप ऑलरेडी डेप्यूटी कलेक्टर भी हो गए हैं, बन गए हैं, और पोस्टिंग भी होने वाली है, और अभी यूपीएससी भी क्लियर हो गया आपका। तो इस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, किन किन लोगों का हाथ है? देखिए, मैं अपने आप को ऐसा आदमी मानता हूँ जिसके बनने में, जो भी मैं आज की डेट में, उसमें समाज का और मेरे आसपास के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये चीज़ बड़ी मोटिवेटिंग है मेरे लिए। नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, बट अगर मैं शुरू करूँ तो माता पिता को तो मैं नहीं देना चाहूँगा कुछ, क्योंकि भाई उनका मैं एक्सटेंशन हूँ। उनको अगर मैं कुछ अगर कंट्रीब्यूट उनको मैं डेडिकेट करता हूँ तो इट्स लाइक बी लिटलिंग देयर कंट्रीब्यूशंस इन माई मेकिंग। अपार्ट फ्रॉम देम माई ग्रैंडफादर, उन्होंने मेरा एक जो ओवरऑल मेरी जो विजडम, पर्सनैलिटी, विजन है, उनकी देन है। फिर रिलेटिव्स में मेरे मामा श्री अरविंद कुमार शुक्ला, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर जे आर त्रिपाठी, एंड अपार्ट माई फैमिली एंड रिलेटिव्स, माई फ्रेंड सर्किल। और लकीली मेरे फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ा और काफ़ी सपोर्टिव रहा है। प्रियंका, रमन, सूरज, विवेक, एंड आकांक्षा, अमूल्य, they are friends who have been consistent support for me in all the matters possible, be it financial, be it physical, mental, whatever. So I dedicate my success to those people. ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि इतने लोगों का हाथ है आपके सक्सेस के पीछे, बट साथ में मैं बहुत जगह टॉपर से इंटरव्यू लिया और मुझे ये पता चला कि उन कुछ कुछ के फ्रेंड्स जो हैं उनको बैठ के उनके लिए नोट्स भी बनाते थे, और कुछ के जैसे सिस्टर हैं या भाई हैं वो लेक्चर दे के कुछ नोट्स बनाते थे, फिर देन उनको वर्बली कम्युनिकेट करके उनको समझाते तो सो दैट कि उनका टाइम बच जाए। तो क्या ऐसा हेल्प कुछ आपको भी मिला था अपने फ्रेंड से या किसी से, रिलेटिव से? ये तो खैर नीड बेस्ड हेल्प होती है, बट ऐसा जैसे कि अब हम साथ में तैयारी करते थे, मैं और सूरज तैयारी करते थे साथ में, तो कुछ उसकी नोट्स होते थे, कुछ मेरे नोट्स होते थे, हम लोग आपस में उसको एक्सचेंज करते थे। तो ऐसा ही कुछ था, बस ऐसा कुछ नहीं था किसी ने मेरे लिए नोट्स बनाया मुझे वर्बली सुना रहा है, वो तो नीड बेस्ड हुआ, कभी ऐसी नीड आई नहीं। जी जी, ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2022 के लिए अभी अटेम्प्ट बच्चे देने जा रहे हैं और सफिशिएंट टाइम है अभी, तो आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं सो डैट कि जो इनका पूरा जर्नी रहे एक साल का वो एक अच्छे तरीके से जाए और प्लान वे में जाए? देखिए, सबसे जो रिक्वायर्ड वर्च्यू या क्वालिटी होनी चाहिए एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट में, वो है पेशेंस। पेशेंस तो मस्ट है, क्योंकि आपका 1 से लेकर 6 अटैम्प्ट तक हैं। आपका पहला अटैम्प्ट में भी हो सकता है, आपके 6 अटैम्प्ट में भी नहीं हो सकता है, और आपको ऐसी सर्विस मिल सकती है जो आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, क्योंकि भाई ऐसा ही इसका पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा डिजाइंड है। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, परसिवेरेंस एंड हार्ड वर्क, ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आदमी में, ताकि आप जो है मेंटेन कर सकें अपने काम को और आप पढ़ सकें कन्विक्शन के साथ। ओके, सो अवनीश, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। बात करने पे तो हम लोग की बात बहुत लंबी चलती जाएगी, आपके पास भी समय कम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपके पास समय होगा आप एक अच्छा सेशन रखेंगे हमारे साथ बच्चों को गाइड करने के लिए। सो इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, और फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए।